सभी विद्यार्थी ध्यान दें, प्रार्थना की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में ले लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और मन ही मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। गुरुवे नमः। सभी साथियों को नमस्कार। मैं BL गौड़, मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप और आपके परिवार के स्वस्थ और प्रसन्न होने की कामना करता हूँ। आज हम लोग विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। अधिकतर विद्यार्थी संधि को रटते हैं, नियमों को रटते हैं और उस रटे हुए नियमों के माध्यम से जब परीक्षा के समय जो प्रश्न आता है उस प्रश्न को कर तो लेते हैं लेकिन समय अधिक लगा देते हैं। और परीक्षा का ही शाब्दिक अर्थ है कसौटी, अर्थात समय को मैनेजमेंट में कैसे करें वही आपकी परीक्षा सही साबित होती है। तो चलिए आज आपको बहुत ही सरल सटीक तरीके से विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करूंगा। कभी भी आपको नियमों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान से एक बार अच्छी तरह से जो नियम अपने बनाए हुए हैं उन नियमों को आप समझेंगे, फिर सोचेंगे और फिर उदाहरण जो दे रहा हूं उसको समझेंगे और आवश्यकता के अनुसार आप लिखेंगे। लिखना तभी है आपको जब आपके समझ में आने के बाद, यदि श्याम पट से लिख सकते हो तो भी लिख सकते हैं और समझने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। किसी प्रकार का भी कोई उदाहरण आता है तो आप स्वतः ही कम समय के अंदर कर लोगे और परीक्षा में आप उस समय को जो काठिन्य स्तर के प्रश्न होते उस समय लगा करके आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। चलते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विषय ले रहा हूं हिंदी। संधि आपके हिंदी और संस्कृत दोनों में है। पहले मैं हिंदी की विसर्ग संधि के नियमों के माध्यम से सरलीकरण करते हुए आप तक मेरे उदाहरण और नियम आप तक पहुंचा रहा हूं। ध्यान से समझें। लेते हैं विसर्ग संधि। तो लीजिए अपन शुरू करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के उदाहरण नियम कैसे याद करने, मैं आपको पहले 4 भागों में बांट देता हूं कि विसर्ग संधि को कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी में आपके 8-10 नियम है, संस्कृत में 4 भाग है। मैं आपको हिंदी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले जैसे पहला आपका भाग होगा ऋत्व विधान, यानी हिंदी में कोई विसर्ग के भेद नहीं है। आप कैसे याद करोगे? विसर्ग का पहला नियम ऋत्व विधान यानी र वाला नियम, र वाला नियम। दूसरा आपको याद कौन सा करना है? उत्व विधान, उत्व विधान यानी ओ वाला नियम। कौन सा याद करना है मित्रों? ओ वाला नियम। तीसरा नियम आपको याद कौन सा करना है? सत्व विधान, सत्व विधान यानी श वाला नियम। अब यहां पे आपको श 3 है, तालव्य मूर्धन्य दंते, लेकिन आपको याद करना है श वाला नियम। ये इसको दंते से बोले जाएंगे, तीनों श अलग है, श स स। तो स वाला नियम, तीसरा नियम आपको ये याद करना है। कैसे करना बताऊंगा, पहले देख ले एक बार। चौथा है लुप्त्व,
यानी लोप, यानी लोप वाला नियम। लोप का अर्थ है छुपा रहना। आपको विसर्ग संधि को 4 भागों में ही बांट के पढ़ना है। 8, 10 या 15 नियम आपके हर व्याकरण की पुस्तकों में दे रखे हैं विसर्ग के। मैं आपको 4 नियमों के माध्यम से विसर्ग संधि अच्छी तरह से क्लियर करवा रहा हूं। विसर्ग संधि के अपन 2 वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो मैं ले रहा हूं, पहला आपको नियम ले रहा हूं रुत्व विधान। इससे पहले थोड़ा प्रकाश परिभाषा भी डाल देते हैं। परिभाषा अभी तक कोई परीक्षा में पूछी नहीं गई है, इसलिए परिभाषाएं आपको जब संधि प्रकरण आपका व्यवस्थित होगा उस समय सारी संधियों की परिभाषाएं लिखवा के आपको अच्छी तरह बताएंगे। अभी सीधे उदाहरण पे आ जाएं और परिभाषा विसर्ग की संक्षिप्त रूप में यदि याद करना चाहते हैं तो स्वर या व्यंजन के बाद विसर्ग का लोप होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान दें, स्वर या व्यंजन के बाद विसर्ग का लोप होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो पहला नियम ले रहा हूं मैं, रुत्व, दूसरा उत्व, तीसरा सत्व, चौथा लुप्त्व। यानी र वाला नियम, ओ वाला नियम, श वाला नियम, लोप वाला नियम। विसर्ग संधि दिमाग में आते ही आपको 4 बात ही ध्यान देनी है, र, ओ, स और लोप। अब एक एक से क्रमशः मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। पहला ले रहा हूं मैं रुत्व वाला नियम, र वाला, रुत्व विधान। अब इनमें आपको याद कैसे करना है? र वाले नियम आते ही आपके मन में, आपके दृष्टि पटल पे 2 प्रकार के र उभरने चाहिए। 2 प्रकार के र, यानी र 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? एक र आपका ये हो गया जैसे क्रम, पद के नीचे है जो पदेन र। दूसरा आपका पद के ऊपर है रेफ र या रेफर र, कर्म। तीसरा आपका र जैसे आ गया निरंतर मध्यस्थ र। ध्यान देना, कौन सा हो जाएगा? मध्यस्थ र। और चौथा र जो आपको एक अलग ही रूप पूछा जाता है, जो स्वर रहित र माना जाता है, ट्रक। आपने पढ़ा होगा, उष्ट्र है, ट्रक है, राष्ट्र है, वैसे। तो अब ये 4 प्रकार के जो र होते हैं, इनमें अपने र वाले नियम में ये 2 प्रकार के नियम काम आएंगे। इनको और इनको नहीं लिया जाता, दूसरी संधि में होगा। वापस ध्यान दें, पदेन र, रेफ र, मध्यस्थ र और ये र आपका स्वर रहित, स्वर नहीं होता इसमें। अब आपको याद कैसे करना? ये र है जो रेफ र माना जाता है। अब ये कहां आएगा और आप इनको किस रूप में परिवर्तित करेंगे, तो पहले इनको समझेंगे, उसके बाद उदाहरण की ओर आता हूं। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ने से पहले एक तो याद करने आपको सघोष, यानी घोष वर्ण। ये वर्ण विचार का टॉपिक है। वर्ण विचार जिसने पढ़ लिया है उसको वापस याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ा उनके लिए वापस एक बार लिख के समझा देता हूं, उसके बाद इसकी ओर बढ़ते हैं। यानी वर्ग होते हैं 5, क, च, ट, त, प। हर वर्ग के अंदर 5-5 अक्षर होते हैं। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के 5 अक्षर हैं। क वर्ग का क पहला, ख दूसरा, ग तीसरा, घ चौथा और ण पांचवा। च वर्ग का च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग का ट, ठ,
ड, ढ, ण, त वर्ग का त, थ, द, ध, न, प वर्ग का प, फ, ब, भ, म। ये तो आपके हो गए वर्गीय। अब ध्यान कहां देना कि घोष वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ध्यान देना मित्रों, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर है वो घोष वर्ण कहाने जाते हैं। सघोष कहो चाहे घोष कहो, तो ये घोष वर्ण है। और पहला दूसरा है अघोष। ध्यान देना, हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आपका अघोष है और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है। अब इसके साथ में आपको और याद करने हैं य, र, ल, व, ह, ये भी सघोष है। इसके साथ में अघोष में श, स, स, ये अघोष हो गए। अब इनके साथ सभी स्वर भी स अघोष नहीं माने जाते। ध्यान देना, सभी स्वर, सारे के सारे स्वर घोष माने जाते हैं। अब स्वर इसमें प्रयोग होंगे नहीं, लेकिन आपका वर्ण विचार में होगा तब व्यवस्थित आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ध्यान देना है कि सभी स्वर होते हैं वो घोष वर्ण होते हैं, ना कि अघोष। तो अघोष सबको अभी याद नहीं करना है, क्योंकि दोनों इसलिए समझा रहा हूं कि इस विसर्ग संधि में दोनों काम आएंगे। और विसर्ग संधि में पूरी संधि घोष और अघोष वर्णों के माध्यम से ही समझाऊंगा, अल्प प्राण और महाप्राण के माध्यम से ही समझाऊंगा। अभी आपको सिर्फ दो बात ध्यान रखनी है, घोष वर्ण कौन कौन से हैं और अघोष वर्ण कौन कौन से है। वापस ले रहा हूं, घोष वर्ण कौन कौन से हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और आगे य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ अर्ध स्वर बोलते हैं चार। ये उष्म, ह, ये घोष कहो चाहे घोष वर्ण माने जाते हैं। और इसके साथ सारे सभी स्वर भी घोष वर्ण माने जाते हैं। अघोष में हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श, अर्थात श, स, स, ये तीनों श है वो अघोष माने जाते हैं। ये एक बार याद कर लोगे तो बार बार आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी संधि आपकी इसी पर ही है, विसर्ग संधि विशेष तौर से। वैसे व्यंजन में भी आएंगे ये। चलते हैं अब उदाहरण की ओर। पुनः एक बार रिपीट कर लेता हूं। आपको संधि पढ़ने से पहले आपको दो बात ध्यान रखनी। विसर्ग संधि में पहले बता रहा हूं तब तक, बाकी तो और भी आगे पढ़ेंगे, बताता रहूंगा। एक तो आपको ध्यान देना है घोष, यानी घोष को सघोष भी बोलते हैं। अब इनकी परिभाषा वगैरह मैं अभी इतना उलझन में आपको नहीं डाल रहा हूं। जब वर्ण विचार आप पढ़ोगे तो सारी जानकारी आपको एक एक चीज की मिल जाएगी। और दूसरी बात ध्यान रखनी अघोष के बारे में। तो सघोष होते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और य, र, ल, व, ह, ये सारे वर्ण सघोष होते हैं, यानी घोष। और सभी स्वर भी घोष होते हैं। स्वर का प्रयोग अभी विसर्ग संधि में नहीं होगा। वर्ग का पहला, दूसरा और श, स, स, ये अघोष माने जाते हैं। अब याद कैसे करना? अब आइए नियम की ओर। अपनी भाषा में समझा रहा हूं नियम। जैसे पहला र वाला नियम ले रहे हैं, रेफर र या रेफर कहां आएगा? जैसे आपके सामने ऐसा उदाहरण परीक्षा में आता है, ध्यान दे बंधुओं। जैसे शब्द लिखा है निर्गुण, आप शब्द को देखते ही सबसे पहले देखिए ये रेफर आया हुआ है, ये कौन से वर्ण के ऊपर आया हुआ है? यानी ये रेफर या रेफर आपके घोष वर्ण पे आएगा। ध्यान देना अच्छी तरह से, घोष वर्ण पे आएगा तो ही संधि विसर्ग होगी, अन्यथा विसर्ग संधि कभी भी नहीं होगी। इस बात को हमेशा नोट कर लेना। विसर्ग संधि र वाली तभी होगी जब रेफ र आपका घोष वर्ण पे आएगा तो ही संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये हिंदी की नियम फिक्स है, कोई
जल्दबाजी में नियम रट रट के आप परीक्षा में जाते हो, भूल जाते हो। सिर्फ आपको घोष और अघोष ही याद करना है। वापस देखिए, ये रेफर आपका घोष वर्ण पे आएगा, और घोष वर्ण कौन कौन से मैं बता चुका हूं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और यर, लव, ह इनके ऊपर आएगा तो पहचानो कि ये विसर्ग संधि हो गई। अब करनी कैसे? सबसे पहले पहचान करो, उसके बाद ही संधि विच्छेद करो। अब ये आपको पता लगा कि यहाँ पे स घोष पे आपका रेफर आ गया। संधि कैसे करोगे? तो आप संधि करते समय जो रेफर है वो विसर्ग में बदल जाएगा। ध्यान देना, अब ये रेफर या विसर्ग हो गया। आगे जो शब्द है वो कब रहेगा? निहि प्लस क्या हो जाएगा? गुण। ये आपकी संधि हो गई। ध्यान देना, जैसे आपका ये शब्द आता है कोई भी, जैसे आपको दे दिया आशीर्वाद, आशीर्वाद शब्द दे दिया, तो ये र कौन से वर्ण पे आया हुआ है? ये र स घोष यानी घोष वर्ण पे आएगा तो ही संधि होगी विसर्ग, अन्यथा नहीं होगी। अभी वह स घोष है तो अब इसको विसर्ग कैसे करोगे? आगे वाला पद देखिए, आशी ही, हट गया। आगे जो शब्द है वो कब आएगा? आशी ही प्लस क्या हो जाएगा? वाद। ये हिंदी व्याकरण में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में शुद्ध अशुद्ध में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इन आशीर्वाद में शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये शब्द अधिकतर पूछा जाता है। तो यहां पे र होता है, ये र देखिए अघोष पे आ गया, तो ये आपका शब्द है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ध्यान देना, तो ये शुद्ध अशुद्ध में भी आप इसको पहचान सकते हैं। यानी आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये उच्चारण देख लो, अपने आप गलत हो जाएगा। तो आपका ये रेफ र है स घोष यानी घोष वर्ण पे आना चाहिए, तब भी विसर्ग संधि होगी, अन्यथा विसर्ग संधि नहीं होगी। इसलिए आपको समझाया आशीर्वाद शुद्ध और अशुद्ध कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से पहचान करोगे। आगे देखिए, कितना भी छोटा शब्द आ जाए, जैसे आपको दे दिया दुर्ग, अभी दुर्ग दे दिया, तो अब ये रेफ र है ग पे है, तो ग यहाँ पे स घोष है, तो रेफ र का विसर्ग कर लीजिए, दुहु प्लस क्या हो जाएगा? ग। अब कोई के अर्थ, तो कोई ऐसे शब्द अर्थ निकला नहीं निकला, लेकिन अर्थ निकालने वाला चीज निकल जाता है। दु यानी दुर्गम, ग यानी जाना, जहां वह स्थान दुर्गम जहां जाना न जाए, कठिनाई से जाना जाए, उसे दुर्ग बोलते हैं। अब ये हुआ दुहु प्लस ग। अब इनके साथ में आपको एक अपने आप की संधि के साथ में उपसर्ग आपको ऑटोमेटिक फ्री याद हो जाते हैं, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। कैसे? अधिकतर उपसर्ग आपके हिंदी में संस्कृत वाले ही पूछे जाते हैं, जो 22 उपसर्ग निश्चित है। अब इस संधि के साथ में आपको 2 उपसर्ग अपने आप याद हो जाएंगे। अब ये तो होगी संधि। अब आपको इन शब्द में पूछ लिया जाए कि उपसर्ग क्या है, तो नी वाले में हमेशा ध्यान देना निर उपसर्ग होगा। क्या हो जाएगा? निर। और दु वाले में क्या हो जाएगा? दुर। ध्यान देना। और इनके उपसर्ग में आपके जब उपसर्ग पढ़वाऊंगा उस समय सारी जानकारी आपको अर्थ सहित एक एक उपसर्ग की दूंगा। अभी संधि के साथ थोड़ी जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं कि उस शब्द के साथ जो भी व्याकरण संबंधित रहती है वो शेयर करनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, बच्चों के दिमाग में बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ध्यान देना, संधि में तो हो जाएगा निहि और उपसर्ग हो जाएगा निर, और दु वाले में हो जाएगा दुर। आगे उदाहरण और ले रहा हूं, बोर्ड को अब यहां साफ करके बाद में आप लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और धीरे भी करके लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि संधि में एक भी अक्षर लिखने की आवश्यकता नहीं रहने दूंगा। ये इस बात का ध्यान देना। क्यों? क्योंकि उदाहरण कब तक लिखोगे, नियम कब तक याद करोगे? परीक्षा में केवल आपके व्याकरण भाषा का मुख होती है, जब तक आपको मुख पे याद है वही काम आएगी। इसलिए ज्यादा लिखे नहीं, समझे। और मैं 85% बच्चों को
बिल्कुल याद करवाता हूं, लिखवाने की आवश्यकता रहने देता नहीं हूं। 15% लिखने के लिए कहता हूं, जब भी आपकी आवश्यकता पड़े तो देख सको, भूलो तब, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं आपके अधिक उदाहरण देके वापस इनको समझा देता हूं। यानी संधि पढ़ रहे हैं विसर्ग, और विसर्ग संधि में कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? अपन नियम पढ़ रहे हैं कौन सा? र वाला नियम। ध्यान देना, कौन सा नियम पढ़ रहे हैं? र वाला नियम। और र वाले नियम में दो तरह के र आएंगे, और दो तरह के र कौन कौन से हैं? पहला र है आपका रेफ र, यानी रेफर र। वो कहां पे आएगा? यानी शब्द के मध्य घोष वर्ण आए और घोष वर्ण पे रेफर र आए तो उसको अपन संधि विच्छेद करते समय विसर्ग में बदल देते हैं। जैसे आपको और दे दिया, कोई भी आपको जैसे शब्द आते हैं तो आयुर्वेद, ये आपको शब्द दिया। अब आपको ये शब्द दिया है तो सबसे पहले आप देखिए ये रेफर आ गया, कौन से वर्ण पे है? घोष वर्ण पे। तो आपको पता लग गया कि विसर्ग संधि है। सीधा पूछा जाता है निम्न में से, यहाँ एक शब्द दे दिया, कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, या निम्न में से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का है? ध्यान देना। तो और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि आयुर्वेद या कोई भी शब्द दिया जाएगा, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? या चौथा पूछा जाता है कि संधि विच्छेद है, सही संदिष्ट पद क्या होगा? बस 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और 5वां प्रश्न, निम्न में से संधि और समास दोनों किसमें लगे हुए हैं? तो संधि करोगे तो पता लग जाएगा समास है या नहीं है। यानी आपको संधि पढ़ते समय 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचों टाइप आपको अलग अलग रूप में याद होने जरूरी है, समझो, तभी जाके अपने 5 में किसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछा गया, आपका विकल्प कभी गलत नहीं होगा। तो बंधुओं देखें, इस शब्द के संधि विच्छेद आपका ये र देख लिया, स घोष पे है, तो ये हो गया आयु प्लस क्या हो जाएगा? वेद। अब ये आपकी संधि हो गई। अब आपको पूछ लिया इसमें समास कौन सा है, तब आपके संधि करने के बाद आप लॉजिक से भी उत्तर लिख सकते हो। समास पढ़वाऊंगा तब कर पाओगे, लेकिन अनुमान से कर सकते हैं। आयु यानी आयु, वेद यानी वेद, आयु का वेद, संबंध तत्पुरुष। इस प्रकार से ध्यान देना। बहुत सारे शब्द ऐसे बनते हैं, जैसे दुर्जन आपको दे दिया, ये ज घोष वर्ण है तो क्या हो जाएगा? दुहु प्लस क्या हो जाएगा? जन, यानी दुहु जन। संधि हो गई। दुहु जन का अर्थ ये हुआ समास हो जाएगा। अर्थात समास कौन सा होगा? अधिकतर उपसर्ग आपके अव्ययीभाव समास में आते हैं, लेकिन जहां विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो कर्मधारय भी होते हैं। तो बुरा जन, ये दुर्जन शब्द है जो कर्मधारय है, कर्मधारय नहीं है तो अविभाव कर सकते हैं, लेकिन विशेषता में प्रकट हुआ शब्द है। और भी देखिए, जैसे आपको दे दिया दुर्गुण, बुरे गुण, दुहु प्लस क्या हो जाएगा? गुण। इस प्रकार से बहुत कोई भी आपको शब्द याद करना है तो याद कर सकते हैं। निर्विवाद, अब देखो वह ये पे आ गया तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? निहि प्लस क्या हो जाएगा? विवाद, यानी बिना विवाद, विवाद रहित। ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, अभी वर्तमान में 2014 के बाद जैसे जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में भीड़ बढ़ती है, वैसे वैसे एग्जामिनर हमेशा प्रश्न पत्र को उसी हिसाब से बनाते हैं कि क्रीम और छाछ और मक्खन एक तरफ हो जाएं। लेकिन हमेशा ध्यान देना, आपकी पूर्ण ज्ञान है, तरीके से पढ़ा हुआ है, तो कुछ भी कर लें, वो ढाल ढाल तो तुम पात पात। ध्यान देना, किसी प्रकार का कोई विकल्प गलत नहीं होता है, विवाद रहित। ध्यान देना, आपके सामने कोई भी शब्द आता है, सबसे पहले ध्यान किसका दोगे? रेफर यानी रेफर का। कहां पे आएगा? घोष वर्ण पे आएगा, तो उसका हमेशा क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा।
ध्यान देना, कभी भी इसको रटे नहीं, ये सीधा पड़ा आपका सवाल। अब उल्टा पूछ ले, ये पूछा हुआ शब्द है आयु प्लस वेद, इनको पूछ लिया आपको कि संदिष्ट पद क्या होगा, तब आपको देखना है कि विसर्ग के बाद घोष वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ध्यान देना, उल्टा ही पूछ सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ी हुई संधि है, समझी हुई संधि है, रटी हुई नहीं है, तो किसी प्रकार से प्रश्न को चाहे घुमा के किसी रूप में पूछे, आप अपने विकल्प को सही करोगे। ध्यान देना, किसी प्रकार का कितना ही कठिन पूछ लिया जाए, इसमें कभी गलत नहीं होगा। तो अब मैं उदाहरण आपके बहुत सारे यदि आपको याद करने, अभ्यास करने हैं, तो आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे। अभी पीडीएफ आपकी समस्या ये है कि अभी अपन शुरुआती दौर पे है, धीरे धीरे जैसे तकनीकी खराबियां दूर हो जाएगी, ऑपरेटर मेरे को मिल जाएंगे, तब आपको आराम से उपलब्ध करवाऊंगा। इसमें आप घबराए नहीं। विद्यार्थी कहते सर आप कहते थे हो, भेजते नहीं हो, लेकिन मित्रों अभी अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी आए हैं। आने का मेरा कारण यही है कि आज बाजार में शिक्षा को व्यापार बना दिया है। केवल ऑफर दे दे के, इतना ऑफर है, दिवाली का ऑफर है, नवरात्रि का ऑफर है, तो ये विद्या के लिए मेरे अनुकूल नहीं है। तब मेरे मन में विचार आया कि क्यों न विद्यार्थियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें और विद्या को वास्तविक विद्या का ही दर्जा दें। ये एक परमात्मा की दी हुई प्रसाद है। माँ भारती की, माँ शारदे को नमन करते हैं कि जो विद्या दी है, तो विद्या का महत्व और औचित्य भी होना चाहिए। इसलिए धैर्य रखें, धीरे धीरे मैं आप उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन आपको समय पर नहीं मिले तो भी आप एक बार समझ लोगे, तो आपके पास कोई भी पाठ्य पुस्तक है, उससे उदाहरण देकर अभ्यास कर सकते हैं। फिर मैं ये देने के बाद में एक साथ आपको उदाहरण लिखूंगा, तब आपको 50-60 उदाहरण अभी अभी इसके बाद दूसरा नियम, एक दो संधि लेने के बाद साथ में दूंगा, तब पता लगेगा कि वास्तव हमारे संधि समझिए कर सकते या नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ता हूं, इस र वाला नियम का दूसरा उदाहरण, दूसरा भाग किस प्रकार से पूछा जाता है, तो समझने के बाद उदाहरण में आपको एक साथ दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा। जो संधि पढ़ा रहा हूं उसके बहुत सारे उदाहरण से आपको समझाऊंगा। अब आपका दूसरा नियम यह है, जो मध्यस्थ र आता है, बीच वाला र। आप देखिए इनकी पहचान कैसे करोगे, ध्यान देना, इनके थोड़ा सा ही ध्यान नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा। मैं आपको दो उदाहरण से समझा रहा हूं, ध्यान देना। जैसे आपका एक शब्द दिया हुआ है निरंतर और दूसरा शब्द दिया हुआ है नीरव। ध्यान दें बोर्ड की ओर, एक शब्द दिया हुआ है निरंतर और दूसरा शब्द दिया हुआ है नीरव। अब देखो निरंतर और नीरव में अंतर क्या है, र दोनों में भी है, लेकिन अब ध्यान देना है, यहां र है उससे पहले ध्यान देना है, यहां र है उससे भी पहले वाले वर्ण पर ध्यान देना है। कैसे, पद के मध्य र आए, र से पहले ह्रस्व स्वर। ध्यान दें मित्रों, र से पहले जो वर्ण है उस पे ह्रस्व स्वर आना जरूरी है। ह्रस्व का अर्थ है छोटा, चाहे अ हो, चाहे छोटी ई हो, चाहे छोटा उ हो, यानी ह्रस्व स्वर आएगा तो ही होगा ये र वाला नियम की संधि, अन्यथा नहीं होगी। यानी यहां र से पहले दीर्घ है तो ये संधि नहीं होगी, लूप संधि होगी, जो बाद में करवाऊंगा। चौथा भाग है विसर्ग संधि का। ध्यान देना, कैसे पहचान करोगे, एक तो ये र यहां पे भी है और र यहां पे भी है। यहां र से पहले दीर्घ यानी बड़ी ई की मात्रा है, जो इन संधि में नहीं आएगी, और यहां र से पहले ह्रस्व है ना, छोटी की मात्रा है, तो ये संधि में आएगी। पहचान कैसे करोगे, पद के मध्य, पद कहो चाहे शब्द कहो, है दोनों अलग है शब्द से ही पद बनता है, ये तो शब्द बन गया, और ये यदि वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो अपने आप ही शब्द पद बन जाता है। बंधुओं ध्यान देना, तो अब कैसे करोगे, शब्द के बीच में र आया, र से पहले ह्रस्व स्वर आ जाए तो संधि विच्छेद करते समय र को आप क्या करोगे, विसर्ग कर दोगे, और र में स्वर है उसको अलग कर दोगे, तो निहि प्लस क्या हो जाएगा, अंतर। ध्यान दें, जैसे शब्द दिया हुआ है निरंतर,
अब आपको क्या देखना है, पद के मध्य र आया, र से पहले वाले शब्द पे ह्रस्व स्वर है या नहीं है। ध्यान देना, र से पहले ये भी आता है दीर्घ, देखो र से पहले ह्रस्व भी आता है, तो दीर्घ वाली संधि नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान देना। संधि विसर्ग ये भी है, लेकिन विच्छेद इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। आगे और देखिए, जैसे आपको दे दिया निरुत्तर, ये शब्द दे दिया निरुत्तर, तो अब यहां पे भी र आ गया, ये र छोटा है, एक र देखो ये है और एक र ये है। अब ये तो छोटा हुआ है और ये बड़ा हुआ है, यानी ये गांठ पूरी मिली हो तो बड़ा हुई छोटा हो, तो यह भी ध्यान देना, शुद्ध शुद्ध में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अब यह निरुत्तर है, तो यह हो जाएगा निहि प्लस क्या हो जाएगा उत्तर। ध्यान देना, यहां पे र का विसर्ग, र में स्वर उ अलग हो गया। आपको दे दिया निरीक्षण। अब देखो, अब यहां पे र पे बड़ी मात्रा कोई भी आ सकती है, लेकिन र से पहले वर्ण है वहां हंसवाना जरूरी है। आपने देखा यहां बड़ी है, बड़ी की मात्रा बड़ा कुछ भी आ सकता है, इससे पहले हंसवाना जरूरी है, तो यहां हो जाएगा निहि प्लस क्या हो जाएगा ईक्षण। ध्यान देना, ये हो जाएगा निहि प्लस ईक्षण। अब आपके ये शुद्ध अशुद्ध में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक शब्द दिया है दुरावस्था और एक दिया है दुरावस्था। अब आपको यदि पूछा जाए इन दोनों शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है और अशुद्ध शब्द कौन सा है, कभी कभी संधि के माध्यम से आपकी शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की दृष्टि से भी शब्द सही हो जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं। आपके सामने दो शब्द दिए हुए हैं, दुरावस्था और दुरावस्था में शुद्ध कौन सा है। अपने एक दिमाग में शब्द देखते अधिकतर विद्यार्थी दुरा अवस्था शब्द को सही मान लेते हैं, जो गलत होता है। क्यों? क्योंकि इनको संधि विच्छेद करो, दुहु प्लस क्या हो जाएगा अवस्था, तो अवस्था शब्द अपने आप में अशुद्ध है, ये गलत है, तो इस संधि क्या हो जाएगी दुहु प्लस क्या हो जाएगी अवस्था। ध्यान देना, तो ये संधि अब आपका अवस्था सही बन रहा है, अवस्था बन रहा है, तो अपने आप ही आपका शब्द शुद्ध हो जाता है। तो ये तो सही, ये है गलत। ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो शुद्ध अशुद्ध में भी काम आते हैं विसर्ग संधि के माध्यम से। कुछ और उदाहरण दे देता हूं, जैसे आपको और भी दे दिया, दो शब्द दे रहा हूं, पुनरावलोकन और एक ही देता हूं पुनरावलोकन। अब ये भी आपको शुद्ध अशुद्ध बताने हैं, क्योंकि पढ़ तो संधि रहे हैं, अब संधि के माध्यम से आपका सवाल सही हो जाता। देखिए, अब आपको दे दिया शुद्ध कौन सा अशुद्ध कौन सा है, तो संधि वाला जो संधि समझ चुका विद्यार्थी है वो कभी गलत नहीं करेगा, बिना रटा हुआ है वो सीधा पुनरावलोकन, तो आप पे जाएगा तो वो इसको राइट करेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको संधि के माध्यम से देखो पुनः प्लस क्या हो जाएगा अवलोकन, तो अवलोकन शब्द है ही नहीं, ध्यान देना, तो ये क्या हो गया गलत। अब दूसरा देखिए, तो क्या हो जाएगा पुनः प्लस क्या हो जाएगा अवलोकन। ध्यान दो, पुनः प्लस क्या हो जाएगा अवलोकन, एक तो है पुनः प्लस अवलोकन और एक है पुनः प्लस अवलोकन। देखिए कितना अंतर आ गया। तो बंधु ध्यान देना कि कभी भी शुद्ध अशुद्ध भी पूछे वर्तनी की दृष्टि से, तो आपको संधि अच्छी तरह आ रही है तो आपका विकल्प कभी गलत नहीं हो सकता। तो अब देखो पुनरावलोकन और पुनरावलोकन, अधिकतर विद्यार्थी सबसे पहले इसी पे जाते हैं, लेकिन संधि से पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करता है। और भी ये देखिए, जैसे पुनरावगमन, पुनरावगमन, अब आपको देखा जाए तो ये संधि होगी और पुनरागमन। अब देखो, अब संधि के माध्यम से मैं पढ़ा तो संधि रहा हूं, लेकिन संधि कहां आपको सवाल सही करवाती है इसके बाद ध्यान दें। तो अब आप संधि करोगे पता लग जाएगा, पुनः प्लस आगमन और पुनः प्लस आगमन। अब देखो, तो आगमन होगा तो आगमन होता है, तो ये शब्द अपने आप में क्या होगा गलत, ये हो जाएगा सही।
तो ये पहचान कैसे करोगे? संधि के माध्यम से। तो संधि आएगी तो आपको सवाल किसी प्रकार का पूछा जाए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यानी संधि आपने पढ़ ली तो कभी भी ध्यान देना 4 सवाल, प्रत्यय में थोड़ा और भी संधि का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन 3 सवाल आपके, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी 3 सवाल को गलत कर सकते हैं, कितना भी कठिन पूछा जाए, यदि आपकी संधि की पूर्ण जानकारी है। संधि का सवाल सही होता है संधि के माध्यम से। समास का यदि आपका ऐसा सवाल पूछा है टफ लेवल का, तो आपका संधि के माध्यम से ही सही होगा। और उपसर्ग तो अधिकतर सारे संधि के ऊपर ही है। मैं संधि करवाने के बाद जब उपसर्ग करवाऊंगा तब ये मानना कि हमारी संधि का रिवीजन हो रहा है। बंधुओं ध्यान देना, हिंदी में ले रहा हूं, संस्कृत में कुछ नहीं है, विसर्ग आता पीछे, लेकिन अलग करवाऊंगा। अभी हिंदी की बात कर रहा हूं। आगे लेता हूं कुछ और उदाहरण, उसके बाद मैं आपको एक साथ उदाहरण दूंगा। अब इनको समझ लेते हैं। पहले मैंने लिख तो दिया लेकिन समझाया नहीं। आपकी अभिलाषा होगी, जिज्ञासा होगी कि सर ने लिख तो लिया लेकिन समझाया नहीं। ये समझाऊंगा आगे, लेकिन तो ये समझा दो थोड़ा। हाँ, अब अपन इन उदाहरण के माध्यम से समझ लें। मैंने लिख तो दिया लेकिन समझाया नहीं था, तो ध्यान देना। जब ये शब्द दिया हुआ है तो अपने यहाँ पे जो एक शब्द लिखा था, जैसे ये निराकार था, तो र यहाँ पे भी और र यहाँ पे भी है। तो आपको ध्यान ये देना है कि र दोनों है, लेकिन यहाँ र से पूर्व दीर्घ और यहाँ र से पूर्व क्या है? ह्रस्व है। तो यहाँ तो ये ह्रस्व स्वर आता, वो तो समझा दिया। संधि यही विसर्ग है, लेकिन ये संधि अलग तरीके से होगी। तो यहाँ इनकी संधि क्या होगी? निहि प्लस रव होगी। रव कैसे हुई कि र से पहले दीर्घ स्वर आता है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर बदल जाता है और विसर्ग लोप का प्रयोग हो जाता है। ये चौथा नियम है विसर्ग का, लोप वाला नियम। ध्यान देना, लोप का अर्थ उच्चारण कीजिए, नि रव। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है, ऐसे दुराज है तो दुहु प्लस क्या हो जाएगा? राज। तो ये मैं आपको चौथा आपका भाग आएगा उस समय समझाऊंगा वापस। इसके बहुत सारे हैं, एक उदाहरण नहीं है, 13 वाले हैं, 3-4 तरीके से उदाहरण बनते हैं लोप के, तो ये समझाऊंगा आगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं, इनको वापस एक बार रिपीट कर लेता हूं। यानी अपन र वाला नियम पढ़ रहे हैं और र वाला नियम के 2 भाग थे। पहला भाग तो आपका रेफ र वाला था। रेफ र कहां आता था? आपका घोष वर्ण पे, ध्यान देना। दूसरा र का पद के मध्य, यानी शब्द के मध्य, और र से पूर्व ह्रस्व स्वर आता है तो र को विसर्ग में बदलकर अंदर जो स्वर है उसको अलग कर देते। जैसे आपको ये भी दे दिया, धेनु रेवाया। अब धेनु रेवाया, गति रेवाया, कोई भी शब्द कितना भी आपको आ जाए, अभी उदाहरण आपको दूंगा इसके बाद। तो र आ गया, इससे पहले ह्रस्व है तो ये हो गया धेनु प्लस क्या हो जाएगा? इव। ये हो जाएगा गति ही प्लस क्या हो जाएगा? एव। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द है जो आप सब एक भी शब्द देखते ही पता लग जाएगा कि र आया, र से पहले वाले पे देख लेना ह्रस्व है तो ही र का विसर्ग होगा, और र में जो स्वर है वो अपने आप अलग हो जाएगा। ये विसर्ग के र वाला नियम के 2 भागों में थे, समझा दिए। अब संधि के माध्यम से आपको एक काठिन्य स्तर पे कभी प्रश्न पूछा जाए, उच्च लेवल पे आप जब भी आगे बड़े लेवल की तैयारी करोगे, तो अब मैं आपको 4 शब्द दे रहा हूं, करपट और निर्वाण और निर्जन, और आपको कोई भी ऐसा दे दिया जैसे यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद। अब ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न वही सही कर पाएगा जब इन्होंने यानी संधि को समझी है तो ही सही होगा, नहीं तो गलत होगा। अब आपको इसमें पूछा जाए निम्न में से भिन्नार्थक ध्वनि शब्द कौन सा है? ध्यान दीजिए, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं। निम्न में से भिन्नार्थक ध्वनि कौन सी है, यानी संधि नहीं पूछ रहा हूं, भिन्नार्थक ध्वनि पूछ रहा हूं। तो ऐसे शब्द में यदि जिनको ध्यान नहीं है, केवल र दे के करेगा तो वो क्या सोचेगा ये 3 अक्षर, ये चौथा अक्षर है, तो वो अंदाज से करेगा तो ये कर लेगा, तो गलत होगा।
भिन्नार्थक ध्वनि का अर्थ है तीन एक तरफ होंगे और एक एक तरफ होगा तब भिन्न होगा, यानी तीन आपका विकल्प एक जगह होगा और एक अलग होगा। तो इनको कैसे करोगे, ये र है, अब ये प पे है, प आपका अघोष है। कौन सा वर्ण है, ये अघोष, और ये तीनों क्या है, घोष है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ध्यान देना। चाहे आप उच्च लेवल पे आरएस तक पूछ सकते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट लेवल, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी प्रकार की परीक्षा में, पटवारी में, ग्राम सेवक में, रीट में, चाहे किसी प्रकार के पूछे जाते हैं प्रतियोगिता की तैयारी में, तो भी ये ध्यान देना। बाकी मैं पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड क्लास के विशेष विद्यार्थी ध्यान दें। बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी और संस्कृत में संधि है, वो तो विशेष ध्यान दें। और प्रतियोगिता वाले तो देने ही है, उनको तो विशेष, उनका यही तो इस पर आधार है। अब देखो ये, अब देखो प है जो अघोष है, ये तीनों सघोष है, तो ये भिन्नार्थक ध्वनि हो गई, तीन एक तरफ और एक तरफ। अब ये जब आपके घोष अघोष के माध्यम से संधि समझी हुई है तभी सही कर पाओगे, अन्यथा नहीं। तो ध्यान दें, संधि ली है विसर्ग, विसर्ग का पहला लिया है र वाला नियम, यानी ऋतु विधान। इनके दो भागों में थे, एक तो र मध्यस्थ र, एक था रेफर र। इनमें मैंने आपको उदाहरण 4-4, 5-5 देके समझाया। अब आपको मैं बहुत सारे उदाहरण देके वापस समझा रहा हूं, उदाहरण आप खुद करो, समझ में आया या नहीं आया। अब मैं आपको बोर्ड पे उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ध्यान दे और उसको समझे, और नहीं आता है तो वापस एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अभी मैं बोर्ड पे उदाहरण आपको समझा रहा हूं, कम से कम 30-40 उदाहरण देकर समझा रहा हूं, तब आप समझ जाओगे कि समझ में आया या नहीं आया। बंद कर। तो चलिए मित्रों, आपको मैंने विसर्ग ऋतु विधान समझाया। अब उदाहरण में जो दे रहा हूं उससे आप पता लगाइए कि आपके समझ में आई या नहीं आई। मैंने बोर्ड पे उदाहरण लिख रखे हैं, अब एक एक बोल रहा हूं और संधि विच्छेद कर रहा हूं। पहले आप एक बार इन पे नजर दौड़ाइए, इसमें से आपको कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा शब्द आपकी दिक्कत हो रही है। मैं साथ साथ बोलता रहता हूं, आप भी साथ साथ में देखते रहें। मेरे करने से पहले ही आप सोच लें कि इसकी संधि ये होगी, तब पता लगेगा कि सही समझ में आई या नहीं आई। केवल मेरी आवाज पे ध्यान न दें, मैं शब्द बोलूं उससे पहले आप पहले अपने मन में संधि विच्छेद कर लें, और कर लें, पता लगाए कि मेरे उत्तर बोलने से पहले आपका उत्तर सही है या गलत है। पहला शब्द दिया मैंने निराशा, ध्यान देना, निराशा की संधि करनी है, पहले आप कर लीजिए, उसके बाद में बोलूंगा निराशा। ध्यान देना, नियम वापस बोल देता हूं। नियम है र से पहले ह्रस्व स्वर देखना, तो र का विसर्ग और स्वर को अलग करना है। निराशा शब्द है, तो आपने सोच लिया होगा, मैं उत्तर लिख रहा हूं, निहि प्लस क्या हो जाएगा, आशा। ध्यान देना अच्छी तरह से, निहि प्लस आशा, आशा रहित, समास और संधि दोनों, और निर उपसर्ग भी होगा। अब आगे दे रहा हूं निरर्थक, ध्यान देना। अब ये त थ है, ये थ पे र है, ये अघोष है, यहाँ र इसका नहीं करना है। इससे पहले देखिए, कभी कभी दोनों आते हैं तो दिमाग लगाओ, यहाँ र यहाँ रहा है, लेकिन ये थ है, अघोष है, यहाँ ये र का विसर्ग नहीं होगा, ये र होगा। तो निरर्थक की संधि आपने सोच ली होगी, क्या होगी, निहि प्लस क्या हो जाएगा, अर्थक। आगे देखते हैं, दुरात्मा शब्द है, दुरात्मा, आपने संधि कर ली होगी उम्मीद करता हूं। अब मैं कर रहा हूं, दुहु प्लस क्या हो जाएगा, आत्मा। ध्यान देना, बुरी आत्मा। अब है निरूपाय, ये रू छोटा है, शब्द है निरूपाय, आपने अपने मन में संधि कर ली होगी। मैं कर रहा हूं अभी, निहि प्लस क्या हो जाएगा, उपाय। आगे वाला शब्द है वयुराकृति, वयुराकृति, ध्यान देना, वयुराकृति, आप इसकी संधि विच्छेद कर चुके होंगे, क्या हो जाएगा, वयु प्लस आकृति। ध्यान देना, क्या हो जाएगा, व्यू प्लस आकृति। यहां पे र कौन सा विसर्ग हुआ, र, और आ क्यों हुआ, क्योंकि र में आ है, र से पहले ह्रस्व स्वर है, वयु प्लस आकृति। दुरुपयोग, संधि कर ली होगी, शब्द क्या है, दुरुपयोग। तो मैं कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, दुहु प्लस क्या हो जाएगा, उपयोग, और दु आता दुर उपसर्ग भी होता है,
उपसर्ग में करवाएंगे। कभी दुर भी होता है, निर भी होता है, दुह भी होता है, नी भी होता है, निस भी होता है, दुस भी होता है, बहुत सारे हैं। उपसर्ग के साथ आपको वापस समझाऊंगा, उस समय संधि आपकी रिपीट हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण एक संधि दे रहा हूं जो कई बार RAS, ध्यान देना, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए भी ये मेरे 3 बार संधि एक आ चुकी, ध्यान देना। अब पहले आप संधि कीजिए। इसमें 90% बच्चे इसको गलत करेंगे, आप भी गलत करोगे। अभी मैंने की नहीं है, करते हो तो पहले आप कीजिए, बाद में बता देता हूं। आधे कंफ्यूज हो जाएंगे शब्द कैसा आया, तो अब आपने कर ली होगी शायद। अब मैं कर रहा हूं दुर्भी संधि, ध्यान देना, नाम क्या है, दुर्भी संधि। अब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, दुहु, ध्यान देना, ये र का विसर्ग होगा प्लस अभिसंधि। कहीं कहीं गाइडों में भी इसको गल लिखा है। दुर्भी संधि का संधि विच्छेद हमेशा दुहु प्लस क्या हो जाएगा, अभिसंधि। ये अब आपने अनुमान लगा लिया होगा आपकी सही हुई या गलत हुई। निरामिष, ये हो जाएगा निहि प्लस आमिष। आगे निरपराध, क्या हो जाएगा, निहि प्लस अपराध। निरीह, इनको भी ध्यान रखना, आपने कर ली होगी उम्मीद करता हूं। निरी में क्या हो जाएगा, निह प्लस ईह, ई बड़ी होगी, क्यों होगी, क्योंकि र के अंदर जो स्वर है वो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, इससे पहले अश्व होना जरूरी है। निरुक्ति कीजिए संधि, मैं कर रहा हूं अभी, निह प्लस क्या हो जाएगा, उक्ति, ध्यान दो। आगे चतुराश्रम, तो आप पहले संधि कर लीजिए, मैं शब्द बोल रहा हूं, चतुराश्रम, तो चतुहु प्लस क्या हो जाएगा, आश्रम, चतुहु प्लस आश्रम। उम्मीद करता हूं आपने सही की होगी। ज्योतिरीश्वर, ध्यान देना, ज्योतिरीश्वर, तो क्या हो जाएगा, ज्योति ही प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा, ज्योति ही प्लस ईश्वर, ज्योतिरीश्वर की संधि ये होगी। आगे उदाहरण है बहिरंग, तो क्या हो जाएगा, बहि प्लस अंग। आगे शब्द निरक्षर, तो क्या हो जाएगा, निहि प्लस अक्षर। इधर अब आते हैं, ध्यान देना, ये तो है र, बीच वाला र, ध्यान देना। अब ये र रेफर र है, कहाँ आएगा, स घोष पे, यानी घोष पे, ध्यान देना। अब आपने संधि करनी है, पहले आप कीजिए, मैं एक एक शब्द बोलूंगा, उससे पहले आप करें क्या, आपके समझ में आ गया तो आप लिखने से पहले अपने दृष्टि पटल पे शब्द आते ही ऑटोमेटिक कर लोगे। ध्यान दें, बहिर्मुख, बहिर्मुख, तो संधि क्या हो जाएगी, बहि विसर्ग, बहि प्लस मुखी, बहि प्लस मुखी। दुर्गम, दुहु प्लस क्या हो जाएगा, गम। आगे हो गया दुर्भावना, तो क्या हो जाएगा, दुहु प्लस भावना। आगे शब्द है दुर्वासा, तो दुहु प्लस वासा। आगे दुर्लभ, तो दुहु प्लस लब। ज्योतिर्विद, तो क्या हो जाएगा, ज्योति ही प्लस विद। ध्यान देना, ये सघोष पे है। आशीर्वचन, तो क्या हो जाएगा, आशी प्लस वचन। आगे निर्देश, निहि प्लस देश। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी संधियां सही हुई होगी। यदि सही हुई है तो मानना कि आपका ये र वाले नियम के 2 भाग थे समझ में आ गए। सही नहीं हुए तो आप वीडियो को पुनः देखें, वापस देखें और घर पे पाठ्य पुस्तक के जो उदाहरण हैं उनके माध्यम से वापस अभ्यास करें, रटे नहीं। ध्यान देना, दिमाग को आप एक रट के रटाफिकेशन करके एक इतना दिमाग को आपने खराब कर रखा है कि जब जब मैं पढ़ाता हूं विद्यार्थी संधि में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यानी आप कर तो लेते हो लेकिन समय लगता है, तो कम समय के अंदर कैसे याद करना। विसर्ग संधि का 1 भाग अभी तक पढ़ा है, 3 भाग बाकी है। मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके समझाऊंगा और लंबा वीडियो भी ना बनाऊं कि आपके पढ़ने में जितना समझ में आए उतना भी ठीक है। विद्या जितनी पचे उतना ही वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि घंटे भर में कोई दिक्कत नहीं आती, पढ़ने में मजा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
अब विसर्ग संधि का आपका एक भाग पूरा हुआ है। विसर्ग संधि के मैं सोचता था कि 2 वीडियो बनाऊं, लेकिन उदाहरण से समझा देता हूं, आपको लगे कि वास्तव में कहां समस्या आ रही है, तो 2 से बड़े 3 बन जाए। धीरे धीरे मैं सारे व्यवस्थित वीडियो डालूंगा। अभी मैं आपके रिहर्सल के लिए डाल रहा हूं। व्यू कैसे आ रहे हैं? बच्चों के अच्छे व्यू आ रहे हैं, इसलिए मैं सारे के सारे आपके व्यवस्थित काम से सारी चीजें करवा दूंगा। उसमें घबराएं नहीं, पहले समझें, समझ आए तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो गलती है वो भी देखें आप, और इसको वापस देखें। आगे के वीडियो में लूंगा दूसरा उत्व यानी ओ वाला नियम। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अभ्यास करें, सोचें, समझें, फिर मुझे बताएं समझ में आया या नहीं आया। और ये भी ध्यान देना, यदि आपके समझ में आते हैं तो अपने मित्रों को भी बताएं, उनको भी भेजते रहें, शेयर करते रहें, और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता है। 4 दिन क्लास शुरू किए हुए हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अच्छा काम आपके लिए किया है, तो आपका दायित्व बनता है, मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि आप उनका प्रचार और प्रसार करें, अपने मित्रों को वास्तविक ज्ञान से अवगत करवाएं। ध्यान देना। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, जय तु संस्कृतम।